हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज ज्योग्राफी का ये मेरा थर्ड क्लास है। आज मैं जो बताऊंगा आपको पूरे आप इसके पहले वाले जो वीडियो में आप देखे होंगे उसमें एक ब्रह्मांड का चैप्टर होगा, फिर उसमें आपको दिखाया गया होगा कि तारा का निर्माण कैसे होता है और हमारे जो गैलेक्सी में पाए जाने वाले ये सौरमंडल है, इसी सौरमंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि सौरमंडल का खोज किसने किया, सौरमंडल के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, ग्रह और तारा में क्या अंतर होता है, आज सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सौरमंडल जो इतना बड़ा है वो आया कहाँ से। तो सौरमंडल जो है आप एक गैलेक्सी का हम लोगों का पार्ट है, जो गैलेक्सी के अंदर ये सौरमंडल आता है। सबसे पहले जो है सौरमंडल का खोज कॉपर 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपर ने किया था। सबसे पहले कौन किया था? निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में ये सौर मंडल का खोज किया था। अब इस सौर मंडल के अंतर्गत जो है 8 गो ग्रह आते हैं। अब इस ग्रह को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। अब इसमें जो है 8 गो प्लैनेट में 4 गो होते हैं इनर प्लैनेट और 4 गो जो होते हैं आउटर प्लैनेट, यानी कि आंतरिक और एक बाहरी। अब आंतरिक और बाहरी डिसाइड कौन करता है? इसमें जो होता है ये जो आपको मंगल ग्रह, पृथ्वी, शुक्र और बुध को, और ये बृहस्पति, शनि और वरुण को ये छांट देता है कौन? ये एस्ट्रॉयड, यानी कि क्षुद्र ग्रह। इसको इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, ये दो भागों में कौन बांट देता है? ये क्षुद्र ग्रह, जिसे कहा जाता है एस्ट्रॉयड। यह इसको दो भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। अब रहा बात कि इतना सारा सौरमंडल है, सौरमंडल का भी एक डायमीटर अपना होता होगा। सौरमंडल कितना दूर में फैला हुआ है ये भी आप जानते होंगे। और सौरमंडल का जो खोज है वो किसने किया? तो आपको कॉपरनिकस ने किया। उसके बाद आप देखते होंगे कि सौरमंडल एक सौर परिवार कहा जाता है। इसमें सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। अब ये सूर्य का ग्रह जो परिक्रमा करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसमें इनका कौन सा पथ होता है? आप यही सोचते होंगे कि यह एक सूर्य है और इसके चारों ओर क्या करता है? सब ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन नहीं, ये जो चक्कर लगाते रहता है सबका एक अपना डिस्टेंस है, यानी कि सूर्य जो है सब ग्रह अलग अलग दूरी पर स्थित है। इसीलिए सूर्य को चक्कर लगाने वाले को ग्रह को दीर्घवृत्तीय अक्ष बोला जाता है, यानी कि दीर्घ जो वृत्त होते हैं उसी अक्ष पर क्या करता है? सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अब दीर्घवृत्त कौन सा होता है आप समझ लीजिए। मानते हैं कि यह सूर्य है, ठीक है, यह सूर्य है। ये जो है इस तरीके से मान लेते हैं, कुछ इस तरह से होता है अंडरकार्ड टाइप के, ठीक है। मानते हैं कि यहाँ एक सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। और मानते हैं कि दूरी के हिसाब से आपको पता है कि ये वरुण है, अरुण है, शनि है, बृहस्पति है, सब क्या होता है? एक चक्कर लगाते रहता है। तो दीर्घवृत्तीय अक्ष के मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक को दीर्घवृत्तीय बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक को लघुवृत्तीय बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी एक्सिस और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इंग्लिश में इसे मेजर एक्सिस के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं लघु अक्ष और इसको कहते हैं दीर्घ अक्ष। समझ गए होंगे? यानी कि जो जितने भी प्लानेट है, जितने भी सूर्य का चक्कर लगाने वाले प्लानेट है, वो दीर्घवृत्तीय अक्ष पर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सारे नियम कौन सा बताया था? दो ग्रहीय गति का खोज जो है केपलर महोदय ने बताया कि यह जो सारे जो ग्रह है वो सूर्य के जो परिक्रमा करते हैं वो दीर्घवृत्तीय अक्ष पर ये परिक्रमा करते हैं। यानी कि जो है दीर्घवृत्तीय का मतलब क्या होता है कि सूर्य कभी केंद्र में नहीं रहता है। केंद्र के मतलब बीच में नहीं रहता है। सूर्य जो है ये दूरी पे हिसाब से रहता है। तो केपलर महोदय ने इसके लिए 3 नियम दिए थे कि कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि जो है सूर्य का जो सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं वो दीर्घवृत्तीय अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। तो ये प्रमाणित करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए उन्होंने 3 गो नियम दिए और तीनों नियम जो है आपको हम बताएंगे। इसको बहुत अच्छा से ध्यान देखिएगा। अगर आप इसको अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए हम देखेंगे कि ये केपलर महोदय का पहला नियम क्या था। इन्होंने बताया कि पहला नियम कि जितने भी ग्रह है सब दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। यानी इन्होंने पहला नियम बताया कि जितने भी ग्रह है सब दीर्घवृत्तीय अक्ष पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कहने का मतलब डिस्टेंस के हिसाब से जो है इसका चक्कर लगाते रहते हैं दीर्घवृत्तीय अक्ष पर, ये ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि सूर्य जो है इसके केंद्र में नहीं होता है, ये दीर्घवृत्तीय अक्ष पर होता है। यह इनका पहला नियम है। क्या? कि कोई भी ग्रह जो होगा दीर्घवृत्तीय पथ पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्तीय अक्ष, दीर्घवृत्तीय अक्ष पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इनका पहला नियम था। सारे ग्रह, एगो नहीं, सारे ग्रह जो है चक्कर लगाता है। दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया कि जितना सारे ग्रह का जो क्षेत्रीय चाल होता है, यानी कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। अब क्या होता है भाई क्षेत्रीय चाल? क्या होता है एरियल वेलोसिटी? यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपको बता रहे हैं
कि ये क्या है, मानते हैं कि यहाँ एक ग्रह है, ठीक है, यहाँ मानते हैं ये सन है, ठीक है, मानते हैं पृथ्वी यहाँ है। तो कहने का मतलब केपलर ने बताया कि पृथ्वी जो है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करेगी, मानते हैं यहाँ से यहाँ तक इन्होंने दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया, तो इसका जो टाइम पीरियड लगेगा, जैसे कि मान लेते हैं इसके लिए 1 मंथ इन्होंने टाइम लगाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में ये टाइम पीरियड लगेगा। यानी इसका अगर यहाँ से यहाँ तक का इसका देख लिया जाए तो यानी कितना दूरी, ये क्षेत्रीय दूरी कहा जाता है, ये कितना, ये जगह को छेका, इतना जगह को इन्होंने कवर कर लिया, ठीक है, ये कंस्टेंट रहता है। तो केपलर महोदय ने ये बताया कि पृथ्वी हो या चाहे कोई ग्रह, जब ये चक्कर लगाते रहता है तो इतना जो है 1 महीने में किया, तो जितना भी चक्कर लगाएगा सब पर एक निश्चित समय रहेगा। तो निश्चित जब समय रहेगा तो मान लेते हैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, निश्चित जो समय रहेगा, तो जैसे ही प्लैनेट, ये सूर्य पृथ्वी है यहाँ आई, और जैसे ही पृथ्वी यहाँ आती है तो उसको जो है इतना सारा कवर करना पड़ता है, यानी कि नज़दीक आ गया, यानी कि यहाँ तक आने में ये तो अब दूरी पर है तो देखिए कितना कवर किया हुआ है, और नज़दीक आ गई तो इतने कवर की। तो केपलर महोदय का नियम फेल, तो नियम फेल नहीं होना, उन्होंने सही बताया था। देखिए क्या होता है, कोई भी प्लैनेट है जब इसको चक्कर लगाता है, कोई भी प्लैनेट जब इसको चक्कर लगाता था, दूरी के हिसाब से, यानी कि ज़्यादा दूर होने से ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके चलते ये धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन पार होता है, समय धीरे धीरे चलता है, जिसके चलते आपको इतना सारा दूरी दिखता है, ये इतना क्षेत्र जो है ये अधिकार किया हुआ है, इतना अच्छा क्षेत्र। और जैसे ही यह नज़दीक आता है तो ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरी तरह से इसका स्पीड बढ़ जाता है, यानी कि वेलोसिटी जो है, इसका चाल जो है पूरी तरीके से बढ़ जाता है, और ये बढ़ेगा तो उतना ही समय में इसको जो है यहाँ तक आने में समय लगता है, यानी कि कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है। यानी वेलोसिटी जब तीव्र होगा तो ये क्या होता है, सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं, तो वो सूर्य के पास जाते हैं, दूर हटते हैं, तो दूरी रहेगा तो उसका डिस्टेंस इतना। तो इन केपलर महोदय का कहना था कि दूरी है तो आप इतना कवर कर रहे हैं, तो नज़दीक आने पर क्यों इतना जल्दी हो गया, तो नहीं, नज़दीक आने पर इनका वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि कम समय में यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन्होंने तय कर लिया। तो कहने का मतलब इसका स्पीड और इसका स्पीड, यानी कि 1 महीने का जो ड्यूरेशन में इसका अपना जो कवर कर रहा है वो कम समय में कर लेगा, तो बात बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो पूरे साल में उतना ही हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इनका जो क्षेत्रीय जो चाल होता है, इनका एरियल वेलोसिटी होता है, कांस्टेंट रहता है, जितना समय यहाँ से यहाँ तक इनको समय लगता है उतना समय इनका कम दूरी तय करने भी इनको समय लगेगा। क्यों समय लगेगा कम, क्योंकि इनका चाल जो है अधिक समय लग जाता है। आप ही गाड़ी चलाते हैं तो आप दूरी तय करते हो तो धीरे धीरे आते हैं, आज जब मानता है आपका स्पीड, अगर आप गाड़ी चलाते हैं जहां 50 के स्पीड से लेकर आप 100 का स्पीड, तो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं कि नहीं। तो मानते हैं कि आपको डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ कोई गाड़ी थोड़ी है, ये प्लैनेट है, प्लैनेट यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खुद स्पीड हो जाता है, इतना स्पीड होता है कि हचक से कर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको देरी नहीं लगता है, तो तुरंत यहाँ पहुँच जाता है। यानी कि 1 महीना का इतना डिस्टेंस, ये जो है नज़दीक आने पर इतना डिस्टेंस कवर है, यानी कि इसके बराबर इसको कर ही लेना है। तो इन्होंने दूसरा जो नियम दिया था यही दिया था कि इसका जो क्षेत्रीय चाल होता है, जिसे एरियल वेलोसिटी कहा जाता है, वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तीसरा चाल बड़ा ही डिफिकल्ट है, तीसरा चाल जो है जल्दी समझ में नहीं आता है। तीसरा चाल इन्होंने यह बताया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ माई प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ क्यूब ऑफ सेमी एक्सिस। सेमी ऑफ एक्सिस मैसेज कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात क्या होता है, समानुपाती होता है। आप नहीं समझे होंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ टू क्यूब ऑफ सेमी एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि जो आवर्त काल का जो समय लगेगा उसके स्क्वायर ऑफ क्यूब के बराबर होता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझे नहीं होंगे, हम आपको पिक्चर के द्वारा समझाएंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं कि इसका एक अपना मेजर है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, आपको पता है इसका डायमीटर। तो केपलर महोदय ने कहा था कि हमको ये बता दीजिएगा कि कोई भी ग्रह
कि जो रास्ता है वो कैसी है, हम इसका टाइम पीरियड आराम से निकाल लेंगे। खाली इसका रास्ता आप बता दीजिए कि ये इसका रास्ता किधर से ये जा रही है, कैसी जा रही है, हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड के मतलब कि जैसे यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर कितना है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बताया कि जितना इसका डायमीटर है वो इसके आधा कर देने से, यानी कि इसका क्यूब और इसका स्क्वायर कर देने से इसका टाइम पीरियड आराम से निकल जाता है। जैसे इसको मान लेते हैं 2a मान लेते हैं। 2a का मतलब जैसे ही इसको आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो पूरे का अगर टाइम देखा जाए तो पूरे को मान लेते हैं अगर 8, पूरे को अगर 8 मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, तो 8 मान लेंगे तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा ना। तो इनको कहने का मतलब कि जो स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यूब होता है, यानी कि इसके का। तो अब देखिए हमको निकालना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो होता है, जैसे कि ए का मतलब क्या है, इसके क्यूब के बराबर, ये इसके क्यूब के बराबर, यानी इसका क्यूब इधर तो हमको निकालना है, तो इसके टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए क्यूब, यही तो हमको इसमें निकालना है। समझ गएंगे ना, यही कि टाइम जो पीरियड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, इसके आधे दीर्घवृत्तीय क्षेत्र के बराबर होता है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये 4 हो गया, अब इसका टाइम ड्यूरेशन निकाल लीजिए। अब 4 का क्यूब कितना हो गया, आपको 64 हो गया, 64। तो टी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी 8। तो इन्होंने बताया केपलर महोदय कि हमको सिर्फ इसका रास्ता बता दीजिए, हम क्या करेंगे ना, तुरंत इसका आधा कर लेंगे, तुरंत आधा करके क्यूब कर देंगे, इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो इन्होंने यही बताया था कि कोई भी अगर ग्रह है, कोई भी ग्रह है जिसका आवर्तकाल जो होता है, जिसके दीर्घ अक्ष पर ये तृतीय घात के समानुपाती होता है, तो तृतीय घात के मतलब इसके समानुपाती होती है, यानी अगर टाइम पीरियड अगर स्क्वायर है तो ये इसका जो घात अगर 3 कर देंगे तो इसका दोनों का बराबर हो जाएगा। तो हम टाइम पीरियड पता कर सकते हैं आसानी से। समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो फिर से बता देते हैं। इन्होंने बताया कि केपलर ने कहा था कि अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो वो कितना देर में चक्कर लगाएगा वो हम बताएंगे। सिर्फ आप हमको बता दीजिए कि उसका जो रेंज है वो कितना दूर में घूम रहा है, तो आप उतना बता दीजिए कि उसका रास्ता किधर है, तुरंत हम क्या करेंगे ना कि इसका कर लेंगे क्यू, यानी कि आधा कर लेंगे, अर्धे वृत्त ना आपको निकालना है, अर्धे वृत्त निकालना है, इसका आधा करेंगे, यहाँ आपको टी स्क्वायर पता है, आधा करेंगे इसका क्यूब करके तुरंत उसका हम टाइम पीरियड आराम से निकाल देंगे। मैथ में तो आप पढ़े ही होंगे। तो इसके लिए जो होता है तृतीय नियम जो है सबसे बेस्ट है, और तृतीय नियम का इनका तीनों नियम जो गणितीय गति का नियम है वो सबसे बेस्ट है। अब समझ गए होंगे, एक बार तीनों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इन्होंने बताया केपलर महोदय ने कि कोई भी ग्रह जो होता है दीर्घवृत्तीय अक्ष पर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, यानी कि दीर्घवृत्तीय डिस्टेंस के हिसाब से गोल गोल नहीं घूमता है, क्योंकि केंद्र में सूर्य स्थिर नहीं है। सब ग्रह का अपना समय होता है। जैसे पृथ्वी जो है 360 डिग्री में चक्कर लगाती है, मतलब 360 दिन में चक्कर लगाती है। बुध जो है 88 दिन में चक्कर लगाता है। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से देखिए, है ना। तो सूर्य से कोई ग्रह जो होता है दूरी पर भी है, और सूर्य के बहुत ग्रह जो है नज़दीक में भी है। आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने बताया कि जितने भी ग्रह है वो दीर्घवृत्तीय अक्ष पर क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। समझ गए। दूसरा जो नियम बताइए कि इसका जो एरियल वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। एरियल वेलोसिटी समझ गए होंगे कि कांस्टेंट के मतलब क्या होता है, समझ गए होंगे ना। यानी कि जो इसका एरियल वेलोसिटी के मतलब जो हम आपको बताए थे कि जो समय लगता है यहाँ से यहाँ तक, जब वो सूर्य के करीब पहुँचता है तो उसका स्पीड काफ़ी तेज होने के चलते इसका जो समय होता है इसके समय के बराबर हो जाता है। यानी कि जितना समय में इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, जब वो पास पहुँचता है कि सूर्य के पास, तो इतना स्पीड बढ़ा देता है कि इतना के बराबर आ जाता है। अब भाली बत्ती समझ गए होंगे। तीसरा नियम इन्होंने बताया था कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। समझ गए होंगे। यानी कि आवर्त काल का वर्ग जो होता है अर्ध दीर्घवृत्त के अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। समझ गए, तृतीय घात के समानुपाती। यानी कि अगर इसका क्यूब कर देंगे, जैसे ही हमको इसका पता चल जाएगा इसका डायमीटर कितना, तो हम ये किस अक्ष से घूम रहा है, जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक पता कर दिया जाए, तब तुरंत क्या करिएगा कि इसका डायमीटर इतना है। अगर आपको गोल गोल घूमने वाला चीज बता दिया जाए तो क्या करिएगा, तुरंत क्या करिए, इसका डायमीटर निकाल लीजिए, डायमीटर का आधा कर लीजिएगा, आधा के क्यूब कर लीजिएगा। और इसका टाइम स्क्वायर आपको पता ही है, टोटल का दिया होगा उसके आधा करके क्यूब कर दीजिएगा। इसका डायरेक्शन आपको निकल जाएगा कि नहीं, बोलिए, निकलेगा ना। तो इतना चीजें तो आपको बहुत आसान है। तो ये जो है केपलर महोदय ने कहा था। अब भली बातें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि केपलर के 3 गो नियम बुक में तो इतना डिफिकल्ट दिया है कि समझ के बाहर है। समझ गए ना। तो इनका तीनों नियम जो है, एक ग्रहीय गति का जो नियम है वो बेस्ट है। आप इसको समझ गए होंगे भली बात। अब देखिए सूर्य जो है
यह एक तारा है और ये सारे ग्रह है। सूर्य और तारा में क्या अंतर होता है, ग्रह किसे कहते हैं, अब थोड़ा सा ग्रह के बारे में जान लेते हैं। जो ग्रह और तारा में अंतर होता है, इसके अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ज्वालामुखी इसमें ज्वाला बनता है, जिसके चलते ये तापने के चलते ये गर्म होता है और आगे जैसे निर्माण करता है। लेकिन जितने भी प्लैनेट है वह एक ग्रह है। और ये ग्रह कैसे है, क्योंकि इसमें जो है इसमें उस तरह से जिस तरह से सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है इसमें नहीं हो पाता है, जिसके चलते ये प्लैनेट और ये ठंडा रहता है। और इस जिस जोन में रहता है जहाँ पर जीवन संभव है, ये कैसे आधारित है, जैसे कि एक आदमी को, एक मनुष्य के, एक पेड़ पौधा को जीने के लिए जितना टेम्परेचर और जितना लो टेम्परेचर की ज़रूरत है उतना हम लोगों को डिस्टेंस से मिल जाता है, जिसके चलते हम लोग को जीवन यहाँ संभव है। इस जोन को कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, जिस जोन में हम लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जीवन जो है, अब कहिएगा कि बुध पर हम रहे तो रहिएगा, इसमें दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर सीधे माइनस में हो जाता है। तो ये इतना डिस्टेंस है। शुक्र और ये बहुत चमकीला ग्रह है, आपको और भी सब बताएंगे। तो ये चमकीला ग्रह है। पृथ्वी के इसे जुड़वा बहन कहा जाता है, सेम इसका आकार भी एक जैसा होता है। ये सुबह और भोर का तारा भी कहा जाता है, सब हम बताएंगे। मंगल ग्रह जो होता है रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पे आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। समझ गए होंगे। तो इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, दो हिस्सा में बांटने वाला कोई चीज है तो वो क्या है, एस्टेरॉयड है, यानी कि क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, लेकिन इसका निश्चित ड्यूरेशन नहीं रहता, क्योंकि ये छोटा होने के चलते ये भटकते रहता है। इससे सबसे ज्यादा घाटा क्या होता है कि यह एस्टेरॉयड जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमेशा खिंचाते रहता है, जिसके चलते आप रात में देखते होंगे कि उल्का का निर्माण होता है। जैसे देखते होंगे सुई से कर जा रहा है, वो सुई से जो जाता है वो क्या होता है, उल्का होता है। और वही जब धरती पर गिर जाता है तो उसे हम कहते हैं उल्का पिंड। उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड। तो पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा पर क्या होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण वहाँ है नहीं है। इसीलिए क्या होता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है और ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये खींचते रहता है। और पृथ्वी पर क्या है, बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। बेचारा इसमें जैसे ही एस्टेरॉयड घुसता है, इतना इसमें रगड़ के चलते, घर्षण के चलते जल मल के राख हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। वही हम लोग रात में देखते हैं कि सुई सुई जाता है। समझ गए, उसे कहते हैं उल्का। जब धरती पर गिर जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। ये धरती पर बहुत बार गिरा हुआ है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे डायनासोर का जो विनाश हुआ था एस्टेरॉयड के गिरने से ही हुआ है। तो इस तरीके से ये एस्टेरॉयड धरती के लिए हानिकारक है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर इतना बड़ा धरती पर हम लोग का एटमॉस्फेयर है कि एटमॉस्फेयर के चलते हम लोगों को सुरक्षा प्रदान होते रहता है। आप भली बात ये चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए, अब दूरी के हिसाब से कह दिया जाए तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है। ये दूरी के हिसाब से आपको बताया गया है। उसके बाद कह दिया तो आकार के दृष्टि से होता है, तो इसमें सबसे पहले बड़ा होता है बृहस्पति और सबसे छोटा होता है वो बुध। तो ये आकार के दृष्टि से पूछेगा, नंबर के दृष्टि से पूछेगा कि सूर्य से नजदीक सबसे ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह से कौन सा है, ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, सारे तरह के एग्जाम में पूछते रहता है। अब इस चीज को सौर मंडल को आप समझ गए होंगे भली बात कि सौर मंडल क्या है। इस सौर मंडल में जो सौर मंडल में ग्रहीय गति का नियम था वो केपलर ने दिया था, और सौर मंडल का खोज किया था कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में सौर मंडल का खोज किया था। अब समझ गए होंगे। और इसमें जो है अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है सौर मंडल से रिलेटेड, हमारे पृथ्वी से रिलेटेड। क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एक अपना चैप्टर है, हम उसको खुद बताएंगे कि पृथ्वी जो है कैसे बनी, उसके पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पर जीवन संभव क्यों हुआ, उस सारे चीज़ों को हम आपको बताएंगे पृथ्वी से रिलेटेड। लेकिन बात यह है कि इससे एग्जाम में कैसा आता है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सूर्य से सबसे अगर कोई निकटतम ग्रह पूछे तो क्या कहिएगा, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध है। ठीक है, बुध है सबसे निकटतम ग्रह। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह पूछेगा तो यानी कि देखिए ये पृथ्वी है, इसके निकटतम ग्रह में शुक्र है। ठीक है, इसके बाद मंगल है, लेकिन शुक्र इससे सबसे नजदीक ग्रह में आता है, इसीलिए सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है शुक्र को, और सुबह और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यह चमकीला होता है। ठीक है, यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, देखिए सूर्य यहाँ है, वरुण जो है सबसे दूरी पर है, वरुण आपको सबसे दूरी पर दिख रहा है, वरुण सबसे दूरी पर ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए, आकार के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ये आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए सबसे छोटा ग्रह, फिर तो आपका बुध हो गया। फिर देखिए सर्वाधिक घनत्व वाला, जिसका डेंसिटी
अगर पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका घनत्व जो है सारे ग्रह से घनत्व इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डेंसिटी के मामला में पृथ्वी सबसे 1 नंबर स्थान आता है। समझ गए होंगे। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, चमकते रहता है। उसके बाद क्योंकि ये गर्म भी है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, क्योंकि इस पर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसमें जो रात और दिन होता है वो पृथ्वी के सिमिलरिटी जैसे मतलब सिमिलर होता है, इसीलिए यहाँ वैज्ञानिकों ने जताया कि जीवन संभव हो सकता है। समझ गए होंगे। तो भोर और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है, भोर और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन सेम है, पृथ्वी जैसा होते हैं उसी तरह से उसका शेप एंड साइज है, शुक्र ग्रह कहा जाता है। छलने वाला ग्रह कौन है? शनि और अरुण है, ठीक है। तो ये छलने वाला ग्रह शनि और अरुण है, क्योंकि यह जो है इस पर मीथेन गैस बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते ये छल्ले यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? लंबे वर्ष के मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी को, सूर्य को चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा कोई समय लगाएगा तो जो दूरी पर होगा वही ना लगाएगा, यानी कि वरुण हो गया सबसे लंबे समय, यानी कि ज़्यादा समय में सूर्य का चक्कर लगाते रहता है। उसके बाद सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? जो कमे दिन में चक्कर लगाएगा, तो ये है बुध। 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, सूर्य को नज़दीक है तो चक्कर लगा ही लेगा। समझ गए होंगे। सबसे छोटे ग्रह हो गया। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, देखिए कुछ बुक के मुताबिक देखा जाए तो शनि ग्रह को देता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह है, लेकिन बहुत सारा बुक जो है बृहस्पति को दिखाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह है। समझ गए होंगे। तो इस तरह से शनि है जिसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? हम आपको बताए थे कि बुध ग्रह पर जो होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस पर रात में जो होता है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस में पूरा चल जाता है। और थोड़ा मोड़ा जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना टेम्परेचर कम भी हो जाता है, तो बुध ग्रह हो गया। उसके बाद हो गया हरे रंग वाला ग्रह अरुण हो गया। हरे रंग ग्रीन प्लैनेट के नाम से जब पूछा ग्रीन प्लैनेट कौन है तो आपको अरुण हो गया, नेपच्यून बोला जाता है। समझ गए। इसलिए क्योंकि यहाँ मीथेन गैस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से घूमने वाला अपना एक्सिस पर, सबसे ज़्यादा एक्सिस पर घूमने तेज कौन स्पीड से घूमता है? तो बृहस्पति है। अपने ही अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना समय में दूरी तय करती है? 24 घंटे में। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का एक्चुअली समय लेती है, लेकिन हम लोग उसको 24 घंटा में बोलते हैं। एक दिन का समय जिसे लगता है उसको एक्सिस बोला जाता है, अपने ही एक्सिस पर जब घूमती है। समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है? न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला ग्रह, यानी कि सबसे धीरा जो है कोई ग्रह जो अपने एक्सिस पर घूमता है वो है शुक्र। सबसे धीरा, कम समय में जो होता है अपने धीरे 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 चक्कर लगाते रहता है अपने एक्सिस पर। उसके बाद जो है पृथ्वी के समान अवधि दिन वाला ग्रह, यानी कि जो दिन और रात जो होता है ना पृथ्वी के समान, वो मंगल ग्रह पर। इसीलिए यहाँ वैज्ञानिकों ने अपना जीवन कुछ सोचा है कि भाई हो सकता है जीवन संभव, तो लोग प्रयास अपना कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला कौन ग्रह है? तो आपका बुध और शुक्र है ना। जो पूरब से पश्चिम की ओर, सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते रहते हैं, पृथ्वी भी है। तब पश्चिम से पूरब की तरफ अगर चक्कर ना लगाती तो हमको पूरब से थोड़ा दिखाई देता है। याद रखिएगा, पूरब में सूरज दिखाई देता है लेकिन पूरब में होता नहीं है। पृथ्वी सूरज को चक्कर पश्चिम से पूरब लगाती है, यह ध्यान रखना। लेकिन ये दो प्लैनेट जो है आपको पूरब से पश्चिम की दिशा में लगाते हैं, बुध और शुक्र है। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। एक और भी ग्रह है ये अरुण जो है, नेपच्यून, इसमें सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। समझ गए होंगे। इतना आपको जो है एक सौर मंडल से इसमें कोई भी आपको दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। ये सौर मंडल का चैप्टर है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे। और आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपको मिलता रहे। अगला चीज़ें जो है हमारा प्ले लिस्ट में 3 वीडियो इसके दिया हुआ है, जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण, तारा का निर्माण और हो गया सौर मंडल का निर्माण। तो सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से नियम थे, उन सारी चीज़ों को हमने बता दिया। अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आई हो गया। अब इसके बाद जो होगा हम एक एक प्लानिट को पढ़ेंगे, जिसमें मेन प्लानिट होगा। जैसे हम जिस धरती पर रहते हैं उस अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के लिए एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब आपको पढ़ेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।